नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। आई एम योर इकोनॉमिक्स फैकल्टी और आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। तो मैंने कहा कि पिछले वीडियो में मैंने आपके मेरे बारे में बात करी थी। मैंने समझाया था कि मैं कौन हूं, हम क्या करने वाले हैं। आई सेड नाउ लेट्स गेट इनटू द मैटर ऑफ द हैंड। मैटर ऑफ द हैंड है सिलेबस। पहले तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम आप उठा के देखते हो, सबसे पहले सिलेबस देखो। आज हम सिलेबस बैठ के डिकोड करने वाले हैं। इस पूरे सिलेबस को हम किस तरीके से हमने एनालाइज करना है, किस तरीके से हमने समझना है, अपन इसके बारे में बात करेंगे। हम थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे, बेसिक ब्रीफ करेंगे। आफ्टर दैट अपने स्पेसिफिक वीडियोज आएंगे यूनिट वाइज, जहां हम यूनिट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, वो सब होगा। पर आज मैं आपको बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि भाई ये सिलेबस है क्या, करने क्या वाले हैं, पढ़ने क्या वाले हैं। तो जो बच्चा बिल्कुल भी, जिसको एकदम ही क्लियर ही नहीं है कि करना क्या है, तो ये सेशन उसके लिए है। और उस बच्चे के लिए भी है जो समझना चाहता है कि सिलेबस में आखिरकार किस और कौन से टॉपिक और कैसे पैटर्न के सवाल बनते हैं। तो ये हमारा क्वेस्ट होगा इस पर्टिकुलर सेशन में। मैं अपने बारे में फटाफट से बता देता हूँ। आई एम टीचर, आई बीन टीचिंग फॉर अराउंड 6 years। मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस 5 साल का है। आई हैव रिटन पब्लिक पॉलिसी, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, और 2023 में मैंने इस एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। दैट इज इनफ अबाउट मी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस, आपको पता है 10 टोटल यूनिट्स हैं। अब क्या होता है, देखो 10 यूनिट्स हैं हम लोग। और ये आप मेरे को बताना बात, 100% ऑफ the attention, right? This is my 100% of the attention has to be distributed in 10 units, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर क्या आप मुझे बात बताओ, डू यू एवर इक्वली सिट डाउन एंड डिस्ट्रीब्यूट दीज 10 यूनिट्स? मतलब पूरा 10% इधर, 10% इधर? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। क्या करते हैं हम लोग? हम फंस जाते हैं यहाँ पे इन 2 यूनिट में। माइक्रो मैक्रो, जो ऑलरेडी आपने 12वीं में भी करी हुई है, जो आपने बीए में भी करी हुई है, और फंस के रह गए यहाँ पे। या कहाँ पे चले जाएंगे सर? अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आ गया सर। ये डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स में यहाँ पे थ्योरी करते रह गए। किन की, कुछ कुछ बच्चों की जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो यहाँ फंस गए। स्टेटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक, यहाँ बैठ के डेरिवेशन करे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करे जा रहे हैं। अरे भैया पूछ ही नहीं रहा है वो, क्यों दिमाग लगा रहे हो अपना? और कुछ बच्चे जिनकी मैक्रो माइक्रो अच्छी है वो यही करे जा रहे हैं। कुछ बच्चे जो यूपीएससी दे रहे हैं अभी बैठ के, मतलब स्टार्ट करा ही है, वो यहाँ फंस गए। ये अपना पब्लिक इकोनॉमिक्स में फंस गए, मनी बैंकिंग में फंस गए, उनको ये आता है तो ये कर रहे हैं। सर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को आते कुछ पर्टिकुलर यूनिट से और वहां पे अपना मैक्सिमम टाइम बर्बाद कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि यूनिट 10 है, इसका मतलब सवाल जो है वो इक्वली पूछे जा सकते हैं। और अगर इक्वली नहीं पूछे जा रहे तो एटलीस्ट हमें एक कंसेप्ट तो देखना पड़ेगा, और वो हमारा सिंपल कंसेप्ट है सर, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कौन सी यूनिट कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट यील्ड कर रही है। अगर मैंने यहाँ पे 2 घंटा पढ़ा है तो क्या इस 2 घंटे पढ़ने से मेरे को कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? सिमिलरली इसमें आप देखते हो कि इसकी ROI बहुत अच्छी है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में ज़्यादा पढ़ने लायक कुछ है नहीं, ऐसा लोग समझते हैं, और इसीलिए यहाँ पे टाइम नहीं देते। पता चलता है कि यहाँ से अच्छे खासे सवाल बन जाते हैं। फिर आप बोलते हो अरे सर क्या हुआ, ये कंसेप्ट मैंने तो, ये तो हमने कहीं कभी पढ़ा ही नहीं। फिर हम तो अटक गए। इस बार तो यूजीसी नेट ऐसे वाला सवाल बना रहा है कि मतलब हम एकदम भौचक्के रह गए एकदम। मतलब ये क्या अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपने इस्टेब्लिश कर दी। फिर आप बैठ के पढ़ाने वालों और पढ़ने वालों दोनों को कोसते हो कि ना तो हमने कभी पढ़े और ना हमारे गुरुजी ने हमें पढ़ाया। भैया गुरुजी ने तो तुम्हें पढ़ाया नहीं होगा, पर गुरुजी ने ये तो बोला था कि ये 10 यूनिट में ROI इस्टेब्लिश करो और उसके बाद उसको इक्वल टाइम दो और इक्वल अपने कॉन्सेंट्रेशन से आगे बढ़ो। तो ये 10 हमारी यूनिट होती है इन टोटल। माइक्रो मैक्रो, स्टेटिस्टिकल इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, मनी बैंकिंग, ग्रोथ डेवलपमेंट, और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। ये 10 टॉपिक दे रखे हैं। अब इन 10 टॉपिक में सर और 10-15 सब टॉपिक है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, अनंत तक सिलेबस है। और सवाल किस तरीके से बन रहे हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा अपन बात कर लेते हैं सारी यूनिट्स पे। फिर अपन एक प्रॉपर यूनिट वाइज एनालिसिस का वीडियो निकालेंगे जहां पे अपन देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, क्या ट्रेंड है, और उसके हिसाब से हम हमारा टॉपिक क्लियर करेंगे। दैट इज व्हाट माय हम्बल सबमिशन टू यू इज। तो अपन देखते हैं कि माइक्रो में क्या पूछा जाता है। अब देखो सर, माइक्रो में कंज्यूमर बिहेवियर है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या, डिमांड सप्लाई पढ़ी हुई है 12वीं में? नहीं पढ़ी हुई तो हम तो पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी टुवर्ड्स रिस्क, फैक्टर प्राइसिंग,
प्रोडक्शन कॉस्ट, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको कवर करनी होती है माइक्रो में। मैक्रो में अगर आप बात करोगे तो आपको दिखेगा नेशनल इनकम कंसेप्ट, 12वीं में पढ़ा हुआ है आपने सब, एनडीबीएफसी, जीडीपीएफसी सब याद आ रहा है। फिर कंजम्पशन फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ये कंजम्पशन फंक्शन ऐसा बेस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कि यहाँ से आप अगर देखोगे तो यू विल फाइंड दैट कंजम्पशन फंक्शन के मैक्रो इकोनॉमिक्स से अच्छे खासे डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स वाले भी कंसेप्ट बन जाते हैं और काफ़ी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाले भी बन जाते हैं। कुछ सर्टेन अजम्पशंस के कुछ स्कूल्स बाकी ब्रांचेस में भी इस तरीके से फैले हुए हैं कि आप समझेंगे कि यार कहाँ ये स्किप नहीं किया होता तो बढ़िया रहता। तो आई वुड से बी कंसिस्टेंट एंड स्किप नो क्लास। अब देखो सर, यहाँ पे हम लोग आ गए इन्वेस्टमेंट फंक्शन पे, अगेन इक्वली इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर इन्फ्लेशन और फिलिप्स कर्व एनालिसिस, तो बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ोगे और ये फिलिप्स कर्व क्या होता है, क्या कौन सा ग्राफ बनता है, कैसा बनता है, सब अपन समझेंगे। मैक्रो इज अगेन वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, बेस आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, मैक्रो और माइक्रो दोनों। अब ये जो 2 यूनिट है, बोले गुरुजी माट साहब, हमारे यहाँ बोलते हैं माट साहब समझा दीजिए, नहीं आता है, क्योंकि नहीं पढ़ता है कोई जेन्युइनली, और जो पढ़ते हैं वो इतना डीप में पढ़ लेते हैं कि उनको फिर माइक्रो मैक्रो सब गायब, एकदम सपाटा क्लियर। जिन्होंने इसको एकदम देखो, पहले तो ये ऐसा है, ये एक समुद्र है, इसके अंदर कूद गए और गोता लगा लिया ना तो फिर हाथ कुछ आएगा नहीं, मतलब हाथ, और जो हाथ आने जाएगा तो फिर आप अपना सरफेस लेवल पे काफी कुछ खो चुके होंगे। ठीक है, तो इसमें इतना डीप गोता नहीं लगाना है, जितना यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए रिक्वायर्ड डेप्थ और विड्थ है उतना ही पढ़ना है, क्योंकि ये अनंत सीमा है सर। मैं बैठ के आपको रिसर्च पेपर में किस तरीके से स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एकदम डीप में ले जाऊं, नहीं आता है, बेसिक पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव समझो, ये इन दोनों पर्टिकुलर यूनिट का ऑब्जेक्टिव समझो, एंड आई कैन एक्सप्लेन टू यू बिकॉज आई हैव रिटन रिसर्च पेपर्स। इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव इन 2 यूनिट को रखने का, इसके लिए ये नहीं है कि आप टेक्निकल एनालिसिस कर पाओ, इसलिए हो कि आप पीएचडी करने जा रहे हो, आपको बेसिक स्टैटिस्टिकल ज्ञान होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपना वेरिएबल अरेंज करके, किस तरीके से आप अपना जो बेसिक स्टैटिस्टिकल नॉलेज है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है इन 2 यूनिट को रखने का, क्योंकि दे आर प्री रिक्विजिट। इसके बिना आप पीएचडी अगर आप करने जाओगे भी तो होगी नहीं। तो ये बहुत फंडामेंटल यूनिट है जिसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, पर इसको एक कंसेप्चुअल लेवल पे समझने की जरूरत है, क्योंकि पीएचडी में आपको कोई वहां पे सिखाने नहीं वाला, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। आपके सुपरवाइजर कभी कभार अटका देंगे, और फिर वही बात है ना सर कि पीएचडी में जाके आप पूछ रहे हो कि सर कोरिलेशन क्या होता है, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है, पर सो यू नीड टू लर्न राइट नाउ, दिस इज वेयर यू लर्न। तो इतना डेप्थ नहीं रखना है, पर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये तो हो गया यूनिट 3 और यूनिट 4। यूनिट 5, अब देखो सर, ये जो यूनिट 5 और यूनिट 6 है ना, यहाँ ये भर भर के, इसको मैं एक अगर कुछ कहूं तो मैं इसको बोलना चाहूंगा ये है डायनेमिक, सिंपली डायनेमिक सर। ये डायनेमिक नेचर है, यहां से उठा के आपको डायनेमिक सवाल पूछ दिए जाएंगे, फिर आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया नहीं, आपने तो ये नहीं करा, आपने तो वो नहीं करा। सर ये यूनिट्स डायनेमिक है, इसमें आपको फंसा सकते हैं, और वही पकड़ने वाले, अब देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कुछ, ये दिख रहा है आपको रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक, ट्रेड पॉलिसी इश्यूज, ये रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक से सीधे उठा के सवाल पूछा गया 2023 में। क्या पूछा था? अरेंज कर दो, अरेंज 1 2 3 4, अरेंज ऑन द डिग्री ऑफ लिबरल और डिग्री ऑफ लिबर्टी, कि कौन से ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड डील्स होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, तब आप बोलोगे सर ये तो एक स्लाइड का है, बहुत सिंपल। तो अगेन डेप्थ इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड, बहुत सिंपल यूनिट है, पर लोग क्या करते हैं कि सिंपल यूनिट को सिंपल ही समझ लेते हैं और लास्ट तक छोड़ देते हैं। आरओआई बहुत अच्छा है सर इसका, बहुत अच्छा है, आप 10 15 20 घंटे इसको दोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा आपको इसमें। आरओआई के हिसाब से चलना है अपने को। फिर अपन बात करते हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स की। अब ये भी सर पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी आप बात करें तो मार्केट फेलियर, रेगुलेशन ऑफ मार्केट, ये बजट मल्टीप्लायर, बहुत सवाल यहाँ से आ जाते हैं सर उठ के, बजट मल्टीप्लायर से सीधे उठ के सवाल आ जाते हैं। तो और 2023 में भी आया था सवाल। पब्लिक डेट एंड इट्स मैनेजमेंट, इस पर भी बहुत सवाल उनके, मतलब सीधे लिखे हुए लाइन है, वहीं से उठ के सवाल आ जाते हैं। फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीकेशन,
और फिजिकल पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीकेशन क्या पूछेगा सर? वही इन्फ्लेशन कैसे मैनेज करते हैं, कि मनी सप्लाई ऊपर नीचे करोगे तो कैसे इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा, तो ऑल ऑफ दैट। और फॉर दैट मैटर टैक्स का क्या फर्क पड़ता है फिजिकल पॉलिसी में अगर आप बात करो, तो यू विल बी आस्क्ड कि देयर आर अ लॉट ऑफ पर्टिकुलर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन की बात कर लेगा। फिर ये बात कर लेगा कि किस तरीके से फिजिकल पॉलिसी में टैक्स का इम्पैक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन पर, टैक्स का इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी पे, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे सवाल आ सकते हैं। जो मैंने आपको मनी सप्लाई वाला बताया था वो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, फिजिकल पॉलिसी का पार्ट नहीं है। सो दैट विल बी आस्क्ड इन दीज सब यूनिट्स। अब अगला जो अपन देखें मनी एंड बैंकिंग, यहाँ पे आपका मनी सप्लाई वाला पूरा इशू आ जाता है। ये कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई के बढ़ने से या कम होने से कैसे इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। कैपिटल मार्केट क्या है? एक सिंपल यूपीएससी प्रीलिम्स में भी सवाल आया हुआ है, एंड द क्वेश्चन वाज दैट आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो बहुत बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए कैपिटल मार्केट क्या है और मनी मार्केट क्या है, दैट इज इट। अगर आपको पता है, और बहुत एक सिंपल डेफिनेशन, एक छोटी सी लाइन का डेफिनेशन, और आप डिफरेंशिएट कर सकते हो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। तो ऐसे करके सवाल बनते हैं यहाँ से। ये भी अनदर आई वुड से डायनेमिक यूनिट। इंस्ट्रूमेंट्स एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अगेन मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है, एंड एनबीएफसी इंस्टीट्यूट। अब ये अगेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज अगेन अ करंट अफेयर टॉपिक, यहाँ से करंट अफेयर्स के काफी सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा पीछे चलें अगर यहाँ पर, तो ये सीधे पब्लिक बजट, एंड ये जो पब्लिक बजट कह दिया ना यहाँ पर, ये पब्लिक बजट, ये सीधे सीधे आपसे बजट के बारे में इकोनॉमिक सर्वे से कुछ कुछ उठा के सवाल दे देगा कि किसका कितना। इस बार सवाल देखो, इस बार सवाल अब क्या गेम खेलना स्टार्ट कर रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर जानता है कंसेप्ट तो बेटे सब पढ़ लेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे जाके 50 एप्लीकेशन डाउनलोड करके किताबें कर कुरा के, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके सब लोग ये कर लेंगे। तो फंसाएगा कहाँ एग्जामिनर? वो पूछेगा पब्लिक बजट दिया हुआ टॉपिक, इट इज अंडर द सिलेबस बाय द वे। पब्लिक बजट में अब उठा के इस साल के बजट से पूछेगा कि स्टेट डेट कितों का है। अरेंज द फॉलोइंग, he'll give you 4 options, arrange the following with respect to the state debt of the north eastern states, कि किसने सबसे ज्यादा स्टेट डेट उठा रखा है। उत्तर प्रदेश का नाम दे दिया, या अगर नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दे दिए, उत्तर प्रदेश दे दिया, बिहार दे दिया, और बोलेगा चलो अब अरेंज करो। अब सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है, आपने बताया नहीं कि ऐसे सवाल आ भी सकते हैं। पर ये बाय द वे ये है सिलेबस के अंदर, पब्लिक बजट है सिलेबस के अंदर। So this is where things are getting challenging, but I would still say fundamental of UGC NET has not changed. The fundamental is not changed at all. इसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स हमें पता है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड थ्योरीज अपना पूरा यहाँ पर आता है, सारी थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कुछ कुछ नाम है, वो नाम की किताबें भी याद होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर स्कॉलर ने कैसी क्या क्या किताब लिखी है। अभी इस बार भी काफी बार पूछा गया था, ठीक है, देयर इज दिस स्विस गाय, उसके बारे में पूछा गया है कितनी बार। आप बात करोगे मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्निकल प्रोग्रेस, ये सारी चीजें बहुत फंडामेंटल है, आपको आनी ही चाहिए और डेप्थ में आनी चाहिए। ये टॉपिक है डेप्थ का, इसमें आपको डेप्थ में जाना ही पड़ेगा, खास करके कुछ थ्योरीज में। डेरिवेशन अगर नहीं समझोगे तब आपको समझ में नहीं आएगा। आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लिख के दे दिया एग्जाम में, फिर बोलो चलो अब इसको रिवर्स इंजीनियर करके कुछ सवाल बना दिया, अब आप अटक गए, बोले सर आपने तो थ्योरी स्टेटमेंट पे पढ़ाई थी, है ना, हमें हमारे मार्ट साहब ने जो थ्योरी थी वो स्टेटमेंट में पढ़ाई थी, ये तो सवाल न्यूमेरिकल हमें दिख ही नहीं रहा है, कुछ हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, आंखें एकदम चौंधिया गई है, दिखाई नहीं दे रहा क्या हो क्या रहा है। सर आंखें खोल लो, ये चीजें समझने के लिए आपको डेरिवेशन तक जाना पड़ेगा। और ये एनालिसिस मैं आपको करके दूंगा कि जब आपको कौन से ऐसे टॉपिक में डेप्थ में जाना है, जहां पे आपको एकदम ही अंदर डेप्थ में चले जाना है, और किन टॉपिक्स को आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर होनी चाहिए, तो वहां पे अपन उस तरीके से प्रीवियस ईयर के हिसाब से अपन बात करेंगे। अब तो ये तो बहुत ही डेप्थ में पूछे जानी चीज है। और मनी बैंकिंग अनदर डायनेमिक सब्जेक्ट, काफी बार ये तो बेसिक कंसेप्चुअल सवाल भी पूछ रहे हैं, पर आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट अब नेट यूजीसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी से यहाँ पे सैचुरेशन हो चुका है, कंसेप्चुअल सवाल नहीं पूछेगा, अब वो थोड़े डायनेमिक सवाल पूछेगा यहाँ से मनी बैंकिंग। तो यू विल सी, आई बिलीव इन द नियर फ्यूचर आप आरबीआई के कुछ सवाल देख लोगे, आप कुछ पॉलिसीज के बारे में बात कर लोगे यहाँ पे, तो यू विल सी सर्टन एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्वेश्चंस हियर फ्रॉम दिस यूनिट। देन वी सी टॉपिक नंबर 9 विच इज यूनिट नंबर 9। अब ये टॉपिक ऐसा है, अच्छा ये है भी क्या भैया, सिर्फ आखिरी में लिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं है, आखिरी में लिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि इसको इग्नोर करना है।
एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी में सारे आपके ये तीनों तो क्लियर होने ही चाहिए। पर अब देखो कहाँ अटका रहा है ये पूरी जो यूनिट है ना, ये अटक के आती है कहाँ से, ये आती है सेंसस से। सेंसस सेंसस 2011 से उठा के सवाल इस बार पूछ डाले। अब बोले सर सेंसस तो आता ही नहीं है, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। अरे भाई ये यार कंसेप्ट सीधा उठा के डाला कहाँ, सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 को भी पढ़ना पड़ेगा इस बार। आई एम जस्ट टेलिंग यू अडेप्टेबिलिटी, ये अडेप्टेबिलिटी आपको पकड़नी पड़ेगी। ए स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको पता होना चाहिए, बेल शेप्ड कर्व क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, पॉपुलेशन थ्योरी क्या होती है, कौन कौन सी पॉपुलेशन थ्योरीज है आपको पता होना चाहिए, कि इंडिया के ट्रेंड एनालिसिस क्या रहे हैं पॉपुलेशन के, कौन से टाइम पे। हैज दिस एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। हैज इट एवर हैपेंड दैट इंडिया एवर इन इट्स हिस्ट्री सिंस वी वर डॉक्यूमेंटिंग द सेंसस रिपोर्टेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ? आंसर इन द कमेंट सेक्शन, कौन से साल में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो मार्केट फेलियर, वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स, तो बेसिक इसमें मैं बोलूंगा कंसेप्ट भी है और डायनामिज्म भी है, दोनों ही मिलेंगे आपको। इंडियन इकोनॉमी, यू नो, वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स वेयर यूर लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू फ्रॉम हियर, क्योंकि ये तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखो एफआरबीएम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसमें एफआरबीएम में इन्फ्लेशन की क्या टारगेट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग हुई है, कितने परसेंटेज सेट हुई है। वही दूसरी चीज लैंड रिफॉर्म्स, ये पूरा एग्रीकल्चरल कंसेप्ट आ गए। बाय द वे यू शुड सी दैट व्हेन यू फिल द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज नॉट जस्ट फॉर सिंपल इकोनॉमिक्स। आप देख सकते हैं कि वहां पे अलग अलग ब्रांचेस के लोग इकोनॉमिक्स करने आते हैं, तो सबको केटर करता हुआ सिलेबस है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉवर्टी इनइक्वालिटी, आपको पॉवर्टी मेजरमेंट के कंसेप्ट पता होने चाहिए, जीनी कोएफिशिएंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मेजर करते हैं, क्या रिलेटेड कंसेप्ट है, सब पता होना चाहिए। ऑल ऑफ दिस आई थिंक विल बी एड्रेस्ड एंड विल बी एड्रेस्ड सो इन आर जर्नी। मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ और बहुत सिंपली आपको समझा देना चाहता हूँ। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारा नेट यूजीसी और जेआरएफ का एग्जाम है ना, उसका पैटर्न इन इकोनॉमिक्स चेंज हो चुका है। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझा दे रहा हूं, देखिए। एंड आई थिंक आई इंट्रोड्यूस दिस अ फ्यू डेज अगो, जब मेरी बात हो रही थी अदिति मैम से, तब मैंने बोला भी था सर, मैंने ये भी बोला था कि 2023 का जो पैटर्न है यूजीसी का, वो अब एब्सोल्युटली बदल चुका है। ठीक है, और इतना हबड़ तबड़ नहीं करना है कि अरे बदल गया तो अब क्या करना है। मैं आपको एक सिंपल स्टेटिस्टिक से अपना पॉइंट प्रूव कर देता हूं। 216, 218, 214, now these are certain rough estimates of qualification of JRF। ये JRF में क्वालिफिकेशन की अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मार्क्स है पिछले कुछ साल के। मैं आपको इस साल जुलाई वाले अटेम्प्ट, जून वाले अटेम्प्ट के बारे में बता देता हूँ। 189 कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी। सो कैन यू सी द नंबर ऑफ, आप तो मैथ्स वैथ्स थोड़ा अपने को आता ही है, स्ट्रेट 29-30 नंबर का आपको डिफरेंस मिल रहा है। वाई 189 में आउट ऑफ 300 क्लियर हो गए सर आपने मात्र। अब बोले सर क्या बात है, 189 हम भी क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम है कि पैटर्न बदल चुका है। दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। आपको अपना पढ़ाई का जो मटेरियल और उसमें गैर अप करना ही पड़ेगा। तो मेरा हम्बल सबमिशन डराने वाला नहीं है, मेरा आपका आंखें खोलने वाला सबमिशन इतना सही है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मेरा जो ढर्रा है 2019 का और या 2020 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, वो अब 2023 में एप्लीकेबल नहीं है। So if you think that you know the toppers of 2019 and 2020 can help you clear 2023 वाला एग्जाम, मैं आपको बता देता हूँ काफी ऐसे मेरे बैचमेट जो JRF क्लियर करके बैठे 2020 में, उनका इस बार नेट भी क्लियर नहीं हुआ है। सच्चाई की बात है। So that pattern has changed. You need to evolve करना पड़ेगा। एवोल्यूशन आपको अपना प्राप्त करना ही पड़ेगा और यही हमारा काम है, evolve करना। Evolve through our classes and evolve through our discussion. In the next few sessions, we are going to get into the depth of these units और अपन फिर past year paper solve करते हैं। I'll also try and bring out a special video for you कि मैंने किस तरीके से, मेरी क्या strategy रही है। तो strategy videos भी अपन लाना start करते हैं and moreover फिर अपन सीधे topic में delve करना start करते हैं। सर समय बचा है कम, सीधे no nonsense approach के साथ अपन अब आगे target करते हैं and let's start solving the papers and let's start understanding these topic and एक को मतलब प्रॉपर डाइसिफर करके और समझने के पर्सपेक्टिव से अपन काम करते हैं। धन्यवाद।